हेलो एवरीवन, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल राहुल लॉ टाइम में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हम बात कर रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट की। आज हम बात करेंगे सेक्शन 5 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, जो कि पहले हमने बात की थी कि जब हमने इसको डिवाइड किया था अलग अलग चैप्टर्स में, तो सेक्शन 5 255 जो रेलिवेंट फैक्ट की बात करता है, जो चैप्टर 2 है इंडियन एविडेंस एक्ट का, इसके बारे में हम बात करेंगे। So let us read section 5 what it says. It says evidence may be given of the existence or non-existence of every fact and issue and of relevant facts and of no others. Meaning thereby ये जो डेफिनेशन है सेक्शन 5 की, ये इंक्लूसिव भी है और एक्सक्लूडिंग भी है। इंक्लूसिव में ये फैक्ट एंड इशू के बारे में बात करता है और रेलिवेंट फैक्ट की बात करता है, इन दोनों को इंक्लूड करता है और कहता है कि एंड ऑफ नो अदर्स, और बाकी चीज़ों को बाहर कर देता है। सो बेसिकली इसमें कहा कि कोई भी ऐसा साक्ष्य आप कोर्ट को दे सकते हैं किसी की एग्जिस्टेंस के लिए और किसी की या फिर किसी की नॉन एग्जिस्टेंस के लिए, लेकिन ये जो भी आप एविडेंस दे रहे हैं किसी एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस को लेकर के, ये सिर्फ फैक्ट इन इशू तक सीमित नहीं है, ये दूसरे रेलिवेंट फैक्ट्स तक को और लेकर के जाता है, आगे लेकर के जाता है, बाकी लोगों को बाहर कर देता है। इसकी एक्सप्लेनेशन करती है, दिस सेक्शन शैल नॉट इनेबल एनी पर्सन टू गिव एविडेंस ऑफ फैक्ट विच ही इज डिसएंटाइटल्ड टू प्रूव बाय एनी प्रोविजन ऑफ लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स रिलेटिंग टू सिविल प्रोसीजर। अगर दूसरे एक्ट के अंदर अगर बाहर किया हुआ है तब भी जो है दूसरे व्यक्ति को वो अलाउ नहीं करेगा कि आप अपना एविडेंस लेकर के आ सकते हैं। सो इस पर कई बार कुछ सवाल आते हैं एग्जाम के अंदर कि व्हाट इज रेलिवेंसी एंड व्हाट इज एडमिसिबिलिटी। हमें जो सेक्शन 5 255 है उसमें वो रेलिवेंट फैक्ट की बात करता है, और रेलिवेंट फैक्ट और इरेलीवेंट फैक्ट और एडमिसिबिलिटी, इसको हम क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं एक प्रकार से कि क्या सभी रेलिवेंट फैक्ट एडमिसिबल होते हैं या नहीं होते हैं। तो इसका आंसर होता है कि नो, सभी रेलिवेंट फैक्ट एडमिसिबल नहीं होते हैं। कई बार और दूसरी तरह के देखें कि जो इरेलीवेंट फैक्ट होते हैं वो एडमिसिबल होते हैं। तो इस पर जो एक सवाल बनता है ये कि हु इज deciding this factor, in this particular fact, which whether it is relevant, if it or it is irrelevant, relevant है या irrelevant है, तो उसकी जो admissibility है वो कौन डिसाइड करेगा। अक्सर आपने कोर्ट में देखा होगा कि जो वकील साहब है सवाल कर रहे हैं, दूसरी पार्टी उस पर ऑब्जेक्शन ले रही है कि योर ऑनर दिस क्वेश्चन इज इररेलेवेंट, और आप देखोगे कोर्ट अलाउ करती है कि यस इट इज़ परमिसिबल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं अलाउ कर रहा हूँ क्वेश्चन को। लेकिन बहुत सारे ऐसे फैक्ट होते हैं जिसको कोर्ट डिसअलाउ भी करती है, कहती है कि इररेलेवेंट है। ये जो पावर है सेक्शन 136 के अंदर कोर्ट को दी गई है इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर, कि जब भी किसी भी फैक्ट की रेलिवेंसी को लेकर के सवाल आएगा देन कोर्ट विल डिसाइड। तो अलग अलग तरीके से देखोगे कि कोर्ट कुछ लोग सिर्फ ऑरली ऑब्जेक्शन करते हैं, कुछ लोग एप्लीकेशन में लिख दिया करते हैं कि जनाब आई वांट टू पुट दिस क्वेश्चन टू द विटनेस, तो कोर्ट उन एप्लीकेशंस को भी डिसाइड करती है। बट ये बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है, इसीलिए जो है जनरली ऑरली ही आपको कोर्ट में देखने को मिलेगा। बेसिकली दी रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट इज बेसिकली क्वेश्चन ऑफ लॉ। सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में ये कहा कि जो रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट इट इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड इट कैन बी रेज बिफोर द कोर्ट एट एनी प्रोसीडिंग और एट एनी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग, तो इट कैन बी रेज। तो जो रेलिवेंट वर्ड है इसका मतलब होता है बेसिकली इट हैज सम लॉजिकल प्रोबेबिलिटी, लॉजिक होता है कि मेरा ये लॉजिक है इस एविडेंस एक्ट को लेकर, इस एविडेंस को लेकर के आने का, इसकी क्या रेलिवेंसी है। और एज फार द एडमिसिबिलिटी इज कंसर्न, ये लॉजिक पर नहीं होता है,
रेलिवेंसी लॉजिक पर बेस्ड है, लेकिन जो एविडेंस है वो लॉजिक पर बेस्ड नहीं होता है, वो लॉ पर बेस्ड होता है और स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो किए जाते हैं। जैसे हमने सेक्शन 5 to 55 में कहा कि ये जितने भी फैक्ट हैं जो रेलिवेंट हैं यही माने जाएंगे, इसके बाहर के नहीं माने जाएंगे। सो जैसे कि बहुत सारे ऐसे प्रोविज़न है इंडियन एविडेंस एक्ट में जो ये कहता है कि ये जो पर्टिकुलर फैक्ट है ये रेलिवेंट तो है लेकिन ये एडमिसिबल नहीं है। जैसे सेक्शन 25 है, वो बार करता है कि ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन और एनी स्टेटमेंट मेड बिफोर द पुलिस ऑफिसर कंसर्न हैज नो रेलिवेंस, इट इज इनएडमिसिबल। इट मे बी रेलिवेंट बट इट इज इनएडमिसिबल। और ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी दे दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी प्रोहिबिट कर रखा है कि कोई जो कन्फेशन है या इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो अक्यूज के अगेंस्ट में वो नहीं पढ़ी जाएंगी, वो नहीं मानी जाएंगी। आप देखते हैं कि कई बार फर्द इंसाफ होता है चार्जशीट के अंदर। इस फर्द इंसाफ जो है वो कन्फेशन है बेसिकली एक प्रकार का, लेकिन वो इनएडमिसिबल है एज पर सेक्शन 25 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो कुछ सेक्शंस हैं जैसे सेक्शन 121 से लेकर के 131 तक, ये रेलिवेंट तो हैं लेकिन इनएडमिसिबल हैं। जैसे एनी टॉक बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ, एंड इफ देयर इज एनी कम्युनिकेशन बिटवीन husband and wife, any communication between a lawyer and his client are a privileged communication. They may be relevant, but it is inadmissible. तो सेक्शन 121 से लेकर 131 तक जो प्रोविजन है इंडियन एविडेंस एक्ट के, वो रेलिवेंट तो हैं लेकिन इनएडमिसिबल हैं, दो देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन टू दिस फैक्ट एज वेल। ये सेक्शन 161 है सीआरपीसी का। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बहुत सारे लोगों का स्टेटमेंट ले रहा है और वो रिकॉर्ड कर रहा है 161 के अंदर। 162 के अंदर लिखा हुआ है कि इट शैल नॉट बी साइन। द स्टेटमेंट रिकॉर्डेड बाय द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अंडर सेक्शन 161 ऑफ सीआरपीसी इज रेलिवेंट बट इट इज इनएडमिसिबल जब तक वो विटनेस बॉक्स में नहीं आता। इसी चीज को लेकर के देयर इज वन केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, राम बिहारी यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1998 ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जो रेलिवेंट और जो एडमिसिबल वर्ड है ये सिनोनिम से लगते हैं, लेकिन दोनों की जो लीगल इम्प्लीकेशन है, उसके जो इफेक्ट हैं वो दोनों डिफरेंट हैं। जैसे मैंने कहा कि जो प्रिविलेज कम्युनिकेशन है वो रेलिवेंट तो है लेकिन वो इनएडमिसिबल है। उसी तरीके से आगे सुप्रीम कोर्ट कहती है इसको डिफाइन करते हुए कि सेक्शन 146 एंड 155 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, यू कैन पुट एनी क्वेश्चन टू द विटनेस। उसकी भी कुछ एक्सेप्शन है कि आप कैसे सवाल नहीं पूछ सकते हो, बट यू कैन पुट irrelevant क्वेश्चन टू चेक द वेरिसिटी ऑफ द विटनेस, देन द कोर्ट विल डिसाइड। उसी तरीके से कहते हैं हियर से एविडेंस इज नो एविडेंस, बट उसकी एक्सेप्शन है सेक्शन 6 और सेक्शन 32 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। 32 में जो जिसने स्टेटमेंट दिया वो तो आ नहीं सकता कोर्ट के अंदर विटनेस बॉक्स के अंदर क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए, तो उसको पार्ट को रेलिवेंट माना गया। बात करेंगे डिटेल में सेक्शन 6 और जब 32 की बात करेंगे। सो बहुत सारे जैसे सवाल है कैरेक्टर को लेकर के, you cannot put a question to the witness in respect of his or her character. कुछ एक्सेप्शन है एविडेंस एक्ट के अंदर, लेकिन एज फार एज द कैरेक्टर ऑफ ए प्रोसिक्यूट्रिस और ए विक्टिम ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, you cannot put a question of this victim, though it may be relevant, but it is inadmissible. Court won't permit it. अब सवाल ये आता है कि कई बार जो पार्टीज हैं अपने केस को प्रूव करने के लिए काफी दूर तक चले जाती हैं, इलीगल तरीके से एविडेंस को ऑब्टेन करती हैं। तो एक सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने आया कि जो एविडेंस है
उसको ऑब्टेन किया गया है अनडिजायरेबल मेथड से, इलीगल तरीके से, टू प्रूव हिज और हर केस, तो क्या ऐसे एविडेंस कोर्ट रिलाई कर सकती है कि नहीं कर सकती? तो सुप्रीम कोर्ट कहती है मगराज पटोडिया वर्सेस आर के बिरला 1970 सुप्रीम कोर्ट. The Supreme Court held in this case, the relevant evidence remains relevant even it was obtained by improper or unlawful means. The test to be applied in considering whether evidence is admissible is whether it is relevant to the matter in issue. If it is admissible and the court is not concerned with how it was obtained, तो categorically Supreme Court held कि आपने किस तरीके से ऑब्टेन किया, इट इज इमटेरियल. द क्वेश्चन द कोर्ट विल कंसीडर कि जो भी आप एविडेंस लेकर कोर्ट के सामने लेकर के आ रहे हो वो मैटर इस के साथ कनेक्टेड है कि नहीं है. एक ब्रॉड इसका कंसेप्ट है, लेकिन इट हैज सर्टेन एक्सेप्शन. सो देयर वाज वन केस कॉल्ड पुष्पा देवी वर्सेस एमएल बधावन इन 1987. इसमें कहा कि देयर इज ओनली वन एक्सेप्शन टू दिस रूल, व्हिच इज दैट where after the alleged offense improper method have been used to obtain evidence for it, and the judge of the view that the prejudicial effect of such evidence would be out of proportion to its evidentiary value, the judge may exclude it. तो ये जो है एक्सेप्शन है जो अभी हम पहले की बात कर रहे थे. सो आप बहुत ड्यूरिंग द ट्रायल यू विल फाइंड आउट, कोर्ट कई बार नाराज भी हो जाती है कि सपोज लॉयर ने एक सवाल किया, कोर्ट ने डिसअलाउ किया, उसी लाइन पर वकील साहब दूसरे तरीके से सवाल पूछ रहे हैं, कोर्ट फिर उसको डिसअलाउ करती है. सो बिफोर पुटिंग एनी क्वेश्चन टू द विटनेस वी हैव टू कीप इन द माइंड कि हम किस नजरिए से ये पूछना चाहते हैं. जैसे हमने पहले का सेक्शन 136 जो इंडियन एविडेंस एक्ट का है, वो जो जजेस को पावर देता है कि वो डिसाइड करेंगे, वो डिटरमाइन करेंगे कि पर्टिकुलर जो फैक्ट है, जो रेलिवेंट फैक्ट है या नहीं है, उसकी एडमिसिबिलिटी का जब सवाल आएगा तो कोर्ट विल डिसाइड. क्योंकि अदरवाइज कभी ये जो क्रॉस एग्जामिनेशन है कभी पूरा होने वाला नहीं. एंड देयर वाज वन क्वेश्चन आई हैव ऑब्जर्व्ड इन वन पर्टिकुलर केस. द लॉयर आस्क्ड टू द विटनेस, टू द आई विटनेस in a murder case. Fact in issue was in that case कि whether A has committed the murder of B or not. And the lawyer asking कि भाई वो जो विक्टिम था, जो डिसीज था, उसने लंच किया था कि नहीं किया था. प्रोसिक्यूशन, पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो ऑब्जेक्शन करने लगे, हाउ इट इज रेलिवेंट सर, पुटिंग द क्वेश्चन कि डिसीज ने खाना खाया था नहीं खाया था. जज साहब भी बोले कि ये क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेलेवेंसी ऑफ इट. वकील साहब, यू शुड अवॉइड दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन. तो वकील साहब ने कहा कि जनाब मैं इसकी रेलेवेंसी बता दूंगा, विटनेस को जो है बाहर भेज दीजिए. यहां पर 136 के अंदर कोर्ट हैज ए पावर, और कोर्ट कैन पुट ए क्वेश्चन एंड द लॉयर हैज आल्सो दिस राइट कि ही विल एक्सप्लेन to the court कि why he is asking this particular question. If the court is satisfied, then the question can be allowed. अब कोर्ट के अंदर यही सवाल हुआ कि भाई इसका खाने का क्या रेलिवेंसी है, मर्डर रात में 9 बजे हुआ, आप दिन का पूछ रहे हो कि उसने लंच किया या नहीं किया. वकील साहब ने फाइल पढ़ रखी थी पूरे, विटनेस को बाहर निकाला और जज साहब को बताया गया कि जो आई विटनेस है वो ये कह रहा है कि उसका जो बेटा है, बेसिकली फादर था इसमें कंप्लेनेंट आई विटनेस, कि उसका जो बेटा है वो दोपहर के 11 बजे दुकान पर आया और रात के 9 बजे तक दुकान पर रहा, और जब दुकान बंद करके वो लोग दोनों जा रहे थे तो एसिलेंट जो एक्यूज हैं वो आए और उनको चाकू से गोद कर मार डाला. वकील साहब ने सवाल किया कि भाई खाना जो है, आप लंच जो है वो घर पे करने जाते हो या दुकान पर आ जाता है. तो फादर ने कहा कि जो खाना है वो हम घर पे खाने जाते हैं. तो वकील साहब ने कहा कि तो क्या आपका बेटा जो है
उस दिन आपके साथ खाना खाने गया था या उसका लंच आया था? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा बेटा खाना खा के आया था, 11 बजे दुकान पे खाना खा के आया था, इसलिए वो लंच करने के लिए दुकान पर नहीं गया। और उसने रात तक वो दुकान पे रहा और कहीं पर नहीं गया और उसने कुछ भी नहीं खाया तब तक। लेकिन वकील साहब ने ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ी हुई थी। उस रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि जो डिसीज है उसके स्टमक में अबाउट 400 ग्राम सेमी डाइजेस्टिव फूड मिला, मीनिंग देयर बाय कि 2-4 घंटे पहले, 2-3-4 घंटे पहले उसने खाना पूरा मील खाया है। तो ये इस सवाल ने, जो प्रोसिक्यूशन की स्टोरी है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन्हें सवाल पूछा और उसका जवाब आ गया। सो ये जो सेक्शन 146 और 155 के अंदर है, तो यू कैन पुट एनी क्वेश्चन। कोर्ट को लग सकता है, प्रोसिक्यूशन को लग सकता है कि इरेलीवेंट क्वेश्चन है, बट डिफेंस को लगता है कि वो रेलिवेंट है। देन द डिफेंस काउंसिल हैज टू सेटिस्फाई द कोर्ट कि हाउ इट इज रेलिवेंट। सो कई बार बहुत सारे इरेलीवेंट से फैक्ट होते हैं, लेकिन उससे रेलिवेंसी जुड़ जाती है और फैक्ट इन इशू के साथ जुड़ जाती है डायरेक्टली, और वो पूरा जो केस है वो बदल जाता है। सो इन माई कंक्लूडिंग पार्ट आई वुड लाइक टू से कि बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं जो रेलिवेंट हैं लेकिन वो इनएडमिसिबल होते हैं, लेकिन बहुत सारे इरेलीवेंट फैक्ट हैं जो कि एडमिसिबल होते हैं। सो सेक्शन 5 इज टॉकिंग अबाउट द रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट, और इसको अब आगे पढ़ेंगे इन कमिंग टाइम। सेक्शन नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे सेक्शन 6 की। तो विद दिस नोट आई वुड लाइक टू कंक्लूड माई दिस सेशन, and thank you so much for watching me.